नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका ना सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंतज़ार था, बल्कि पूरे देश को इस दिन का इंतज़ार था कि जब इस लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। लेकिन परिणाम आने से पहले जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि विपक्ष पूरे मन से, या यूं कहिए कि पूरे दिल से इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अभी से विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है, एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी जयराम रमेश का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कह दिया कि अमित शाह ने 150 डीएम्स को फ़ोन किया है और फला फला बात जो है कही गई है। और ये जो है ये जो एग्ज़िट पोल हैं ये भी मोदी के जो है ऑफिस में बैठ करके बनाए जा रहे हैं। इस तरह की बात जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो अब आप देखिए कि इसमें ये जो चुनाव रहा, ये एक अलग तरह का चुनाव है। इसको आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर लड़े जाने वाला चुनाव रहा है। विपक्षी पार्टियों ने तो कम से कम इसको एक तरह से सोशल मीडिया पर ही लड़ा है। और आप देखिए बहुत सारे ऐसे जो जिनको हम लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं, उन लोगों ने शुरू से ही मोदी को एक बैड लाइट में, एक ख़राब जो छवि है उसमें पेश करने के लिए जो जो जतन कर सकते थे वो उन्होंने किए। अब उसमें कितना कामयाब हुए कितने नहीं हुए ये तो कल आने वाला रिज़ल्ट ही बता देगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के कुछ लोग, कुछ पत्रकार लोग कह लीजिए, उनमें सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा, उनके जो वीडियोज़ जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिस तरह से उनकी रीच बढ़ी, लग रहा था कि जैसे चुनाव जो है वो ये इन्फ्लुएंस कर लेंगे। और एक तरफ दूसरी तरफ भी एक जमात थी, एक पत्रकारिता के जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता आप कह सकते हैं, उसमें जुड़े हुए कुछ लोग थे। तो उनको भी उनकी अगर आप देखेंगे तो पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पाएंगे कि उनकी जो रीच है वो एकदम से डाउन की गई। तो ये मतलब एक पूरा एक इकोसिस्टम इस तरह से बनाया गया, या इस तरह से वो लगा रहा कि किसी तरह से भी इस बार नरेंद्र मोदी जो है, जितना उनकी छवि को धूमिल किया जा सकता हो उतना किया जाए, और ये इलेक्शन जो है नरेंद्र मोदी जीत ना पाए। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आ गए हैं, जिस हिसाब से एग्जिट पोल बता रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि इसमें कोई शक और गुंजाइश वाली बात रह नहीं गई है, शक व शुबा की कोई बात रह नहीं गई है कि वो तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब बड़े दुख की बात है उन लोगों के लिए जो इन चुनावों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, जो कुछ विदेशी ताकतें जिनको बोला जाता है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया उनका लग गया और रिज़ल्ट उनके सामने कुछ आया नहीं, पैसा भी बर्बाद गया। और साथ में शायद वो लोग भी अब बेरोज़गार हो गए जो पैसा लेकर के एक माहौल बनाने में लगे हुए थे, एक नैरेटिव सेट करने में लगे हुए थे कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो देखिए कितने ख़राब जो है व्यक्ति हैं, या कितने ख़राब प्रधानमंत्री हैं, तानाशाह हैं। अब वो भी सर पकड़ के बैठे हुए होंगे कि भाई ये क्या हुआ, हमने तो पूरी कोशिश की, पूरा सोशल मीडिया भर दिया इस बात से कि भी देखिए तानाशाह हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं और देश में लोकतंत्र ख़त्म और पता नहीं क्या 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 क्या। तो एक तरह से तो अब ये इनको फिर बेरोज़गारी जो है अब फेस करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पहले पत्रकार थे फिर बाद में यूट्यूबर बने, या जो कुछ पत्रकार हैं जो कुछ लगे हुए हैं, जो पूरा एक मुहिम चलाए हुए थे एंटी मोदी की।
तो अब जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि जब हार सामने दिखेगी तो विपक्ष क्या एक्सक्यूज़ लेकर के आएगा अपनी हार का। क्या है कि इतना बड़ा दिल विपक्ष के पास नहीं रह गया है कि वो इस बात को कबूल कर ले सहजता से कि हाँ, हम कहीं ना कहीं चूके हैं, हम कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट में कहीं फेल हुए हैं, इसलिए हमें जो है हार का मुंह देखना पड़ा है और हम इस हार को जो है स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं, खुले दिल से स्वीकार करते हैं। तो ऐसा मन, ऐसा दिल रह नहीं गया है। अब ऐसा मन जब नहीं रह जाता, ऐसा दिल नहीं रह जाता, तो होता क्या है, उस होने में ये होता है कि तरह तरह के जो है नैरेटिव्स, अब नए नैरेटिव्स आपको सामने देखने को मिलेंगे, मिल भी रहे हैं। जैसे कि ईवीएम का जो रोना है वो शुरू हो गया है और इस पर सवाल जो है जैसे हमेशा जो है उठाए जाते रहे वैसे ही उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भी विपक्षी पार्टी कहीं भी किसी भी स्टेट में जब जीती है तो ये एक बड़ा सवाल है कि कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता या विपक्षी पार्टी के लोग ये कहने नहीं गए कोर्ट में कि साहब इस इलेक्शन को निरस्त कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, क्योंकि ये एक ईवीएम में इसमें गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी वहीं है जहां हार रहे हैं और ईवीएम वहां सही है जहां जीत हो रही है। तो ये इस तरह का जो है वो रवैया रहा विपक्ष का। ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि इतनी गर्मी में, इतनी भयंकर प्रचंड गर्मी में लोगों ने वोट किया। अब उनका दिल कितना टूटेगा, कितना मायूस होगा जब वो ये जानेंगे कि विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। मतलब एक तरह से ये उन मतदाताओं का भी अपमान है जिन्होंने इतनी मेहनत मशक्क़त करके, इतनी पीड़ा सह करके वो वोटिंग बूथ तक गए, उन्होंने वोट किया। खैर, अब तो ये स्पष्ट ही हो गया है एग्जिट पोल से कि फिर से मोदी वापसी कर रहे हैं। और जैसा कि मोदी ने कहा भी है चुनावी रैलियों के दौरान कि इस बार बहुत एक तरह से राजनीतिक भूचाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो राजनीतिक भूचाल किस तरह का हो सकता है, इसके बारे में भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। केजरीवाल तो कह ही चुके हैं कि जितने विपक्षी नेता हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा और ये देश जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और इसी तानाशाही के ख़िलाफ़ जो है ये लड़ रहे हैं और इसी तानाशाही के ख़िलाफ़ ये लोग, मतलब केजरीवाल, जेल जा रहे हैं। तो एक तरह से पूरा ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि देश में तानाशाही आ गई है। और वो तो खैर अब आने वाले रिज़ल्ट में कल मालूम पड़ ही जाएगा कि लोगों ने इस बात को कितनी गंभीरता से लिया है और कितना गंभीरता से नहीं लिया है। ये तो मालूम पड़ ही जाएगा। और ये बहुत जल्दी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा भी है अपनी रैलियों के माध्यम से, कि बहुत जल्दी राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा आपको। बहुत सारे भ्रष्टाचारी जो है वो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और तो इस तरह से कुछ बड़े बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या बदलाव हो सकते हैं बड़े बड़े, या जनता को क्या आशा है, क्या उम्मीद है कि इस बार जिसे मोदी कहते रहे कि ये तो जितना काम अब तक हुआ ये सिर्फ ट्रेलर था और पूरी फिल्म जो है अभी बाकी है, 2047 तक का उनका विज़न क्या है ये भी कुछ स्पष्ट होगा आगे आने वाले समय में। लेकिन जनता जो है कि जो उम्मीद कर रही है, जो आशा कर रही है, या जो अनुमान लगा रही है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में, उसमें जनता ये मान के चल रही है कि जो सरकार का जो रवैया, या जिस तरफ भी सरकार ने इशारा किया है कि वो कॉमन सिविल कोड जो है वो लेकर के आएंगे देश में, और मंदिर जो हैं गवर्नमेंट के अंडर हैं उनको उससे अब निजात मिले। शायद ये काम अब आगे आने वाली सरकार करे, लोग ऐसी उम्मीद तो जता रहे हैं। और दूसरा जो मसला है वो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड के बारे में जब लोगों को सामने मालूम पड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से,
कि एक ऐसी बॉडी भी इस देश में है जो जहाँ चाहे अपना क्लेम कर सकती है और दावा ठोक सकती है, और उसके लिए कोई कोर्ट भी नहीं है जहाँ पर सुनवाई हो सके। उसके लिए भी उसी के ट्रिब्यूनल में, उसी के पास जाना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि भाई ये हमारी ज़मीन है या ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो एक तरह से ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है इस तरह की बोर्ड वगैरह ये बनाया जाना। हो सकता है इससे जो है अब जनता ये चाहेगी कि ये सरकार इस पर अपना कुछ सख्त जो है रुख अपनाए और इस पर कुछ कार्रवाई करे और इसको बैक टू नॉर्मल करे। ऐसी ज़मीन जिन पर दावा किया गया जो हड़प ली गई हैं या जो अनियमितताएं की गई हैं, वो वापस जो है वो उनको वापस बैक टू नॉर्मल किया जाए। तो ऐसी भी कुछ जनता जो है ये उम्मीद लगा के चल रही है कि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेगी। तीसरा ये जो मुद्दा आगे है, ये है मदरसा वाला। मदरसा की जो एजुकेशन है उसको एक एजुकेशन बोर्ड के तहत लाया जाए और मतलब जो एजुकेशन फॉर ऑल है वो उसी में जो है इसको इंक्लूड किया जाए। ये भी जनता जो है ज़रूर डिमांड करेगी सरकार से कि ऐसा हो, सबको बराबर के हिसाब से एजुकेशन मिले। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या इस देश में है वो है यहाँ की कानून व्यवस्था की। पता नहीं करोड़ों जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और न्याय व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त हो, इसकी तरफ सरकार कोई कदम उठाए बढ़ाए, ऐसे भी लोग अपेक्षा करते हैं सरकार से। तो आमूल चूल परिवर्तन जो है देखना चाहते हैं लोग कि अब न्याय मिलने में देरी ना हो, जितनी जल्दी हो सके केसेस का निपटारा हो, एक तय लिमिट में हो, इस तरह की ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। इसके अलावा एक समस्या जो है वो घुसपैठियों की समस्या है, तो उसको भी सरकार ऐसे उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद सख्ती से निपटे, उस पर भी कोई निर्णायक कार्रवाई सरकार करे। पीओके के बारे में सरकार मतलब ये राजनीतिक लोग जो है सरकार के वो बोल ही चुके हैं कि पीओके पर कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा फैसला आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पीओके को लेकर के भी कुछ बड़े बदलाव के संकेत आने वाले समय में दिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, हमारी ज़मीन है, ये हमारा ही था, है और रहेगा, बात सही है, लेकिन पीओके में जो लोग रहते हैं वो कितने भारत के साथ हैं, कितने नहीं हैं, क्या उनको शामिल करना देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए वो क्या एसेट्स होंगे कि सिरदर्दी होंगे, ये आप ज़रूर बताइए। और क्या सरकार का जो ये कदम है पीओके को शामिल करना देश में, क्या ये सही कदम रहेगा या इसके कुछ ऐसे परिणाम जैसे सोचे थे वैसे शायद विपरीत मिले, कुछ ऐसा होगा क्या, आप बताइए ज़रूर। तीसरी एक बहुत बड़ी इन सब से हटके एक बात है, जिस तरह का विपक्ष रवैया फ़िलहाल इन चुनावों में दिखा रहा है, ये तो चलो ये तो अब तो साफ जाहिर है, जिस तरह का जो डिलीवर किया गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से और जो जनता की अपेक्षाएं थे उसके हिसाब से उन्होंने वोट किया और उसी का रिज़ल्ट है जो एग्ज़िट पोल में अब दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में मान लिए 2029 में अगर इंडी गठबंधन या कोई भी दल आप ले लीजिए और एक तरफ एनडीए हो और दूसरी तरफ ये दल हो और आपस में नेक टू नेक अगर फाइट हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि देश के लिए बहुत नुकसानदायक स्थिति हो। क्योंकि अब जब अभी से ही इतना बवाल काटा जा रहा है और इनको डिसक्रेडिट करने के लिए चुनाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में ना सिर्फ ये डिसक्रेडिट होगा बल्कि लोग कहीं ऐसा ना हो कि उनको सड़कों पर उतार दिया जाए और ऐसी स्थिति हमारे सामने हो जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड हो या जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ बने रहिए, फिर बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।